हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम संदीप पाटीदार फ्रॉम प्लेटिनम स्टडी क्लासेस। आज हम लेक्चर में सॉल्व करने जा रहे हैं गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स से, तो थर्मोडायनेमिक्स के ही टॉपिक्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं। गेट 2006 से लेकर के गेट 2010 और 2015 जैसे भी मतलब टाइम के हिसाब से हम इसको कवर करेंगे। ओके, 1 आवर के अंदर जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वहाँ तक हम चलेंगे, या उससे ज़्यादा भी देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये गेट 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2006 में मैच आइटम फ्रॉम ग्रुप्स 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। इन ग्रुप्स में आपको ये आंसर्स को मैच करना है कि कौन सा आंसर सही है ना। तो मेनली अगर आप देख रहे हो तो हीट एंड वर्क, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो हीट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, वर्क की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे वेन एवर हीट इज एडेड टू द सिस्टम क्या होगा, वेन एवर हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम क्या होगा। इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। डिफरेंशियल आपको पूछा है कि हीट डिफरेंशियल में एग्जैक्ट है या इनएग्जैक्ट है, पाथ फंक्शन है या पॉइंट फंक्शन है, ट्रांजिएंट है, बाउंड्री फिनोमिनन है, क्या है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ थ्योरी पहले दिखाता हूँ। आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन। पहली चीज तो क्या है, दोनों पाथ फंक्शन है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पाथ फंक्शन है। दूसरा क्या है, हीट एंड वर्क बोथ आर नॉट अ प्रॉपर्टी नहीं है ना। पाथ फंक्शन का मतलब आप थोड़ा सा समझे। पाथ फंक्शन का मतलब जितना लंबा पाथ होगा आपको इस पॉइंट से मान लो इस पॉइंट तक जाना है। ये सपोज पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। आपको पॉइंट 1 से 2 जाने के लिए जितना शॉर्टेस्ट पाथ होगा उतना ही हीट रिजेक्शन कम होगा। आप समझे, 1 से 2 में आपको जाना है तो हो सकता है उतना ही हीट रिजेक्शन कम होगा और वर्क आपको कम करना पड़ेगा। यहीं अगर पाथ कुछ इस तरीके से होता, लंबा पाथ होता, तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा या ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी। अगर हीट ट्रांसफ़र होगी तो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र का लॉस होगा, मतलब हीट का लॉस होगा। अगर आपको चलने में एनर्जी, सिंपल सी बात है, ये रूम है, इस रूम को अगर हम देखें, रूम को के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे अगर हमें जाना है तो मैं डायगोनली भी जा सकता हूँ। अगर मैं सीधे जाऊँगा तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। अगर मैं इस तरीके से जाऊँ, यहाँ से वहाँ जाऊँगा, तो लॉन्गेस्ट पाथ होगा। अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। कॉर्नर से, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे अगर मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ तो कम वर्क करना पड़ेगा, और अगर मैं ऐसे घूम करके जा रहा हूँ तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसलिए पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करता है, पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। पाथ फंक्शन हो गया। जो पाथ पे डिपेंड करता है वो प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। पाथ फंक्शन और प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, आगे भी कुछ समझाता हूँ मैं आपको। प्रॉपर्टीज आर नॉट पाथ फंक्शन, मतलब आप ऐसा बोले कि पाथ फंक्शन है तो प्रॉपर्टी नहीं होगी। हीट एंड वर्क बोथ आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब है कि हम dw को W2 माइनस W1 नहीं लिख सकते हैं। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसका मतलब क्या है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है ना। साइक्लिक इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 को हम W2 माइनस W1 नहीं लिख सकते। बिल्कुल सिमिलर 1 से 2 हीट ट्रांसफर Q इज नॉट इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1। जबकि प्रॉपर्टीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे dV एक प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेट किया V2 माइनस V1, ये प्रॉपर्टी है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन एंड इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। सो प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड पाथ फंक्शन आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। हीट एंड वर्क बोथ आर बाउंड्री फिनोमिनन। बाउंड्री फिनोमिनन का मतलब है, जैसे इस रूम को अगर हम सिस्टम कंसिडर करें तो रूम में हीट आए या जाए, बाउंड्री को क्रॉस करेगा तभी हम मानते हैं कि मतलब इसलिए हम इसको बोलते हैं कि बाउंड्री फिनोमिनन है। सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करेगा तब हम मानते हैं कि हीट इज एडेड टू द सिस्टम और हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। ये अगर रूम है हमारा, ये रूम अगर हमारा सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रूम के बाहर से अंदर आ रही है तो हम बोलेंगे कि वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम। ओके, बिल्कुल सिमिलर इस रूम से अगर कोई एनर्जी का वर्क का फॉर्म बाहर ट्रांसफर हो रहा है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो बाउंड्री फिनोमिनन है ना, फिनोमिना है। हीट एंड वर्क बोथ आर एनर्जी इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है ना। तो वर्क को हीट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं और हीट को वर्क में।
कुछ स्पेशल टर्म्स लिखी हैं, ये तो हो गई इनकी सिमिलरिटीज। डिफरेंस क्या है, वेन एवर हीट इज एडेड टू द सिस्टम इट इज टेकन एज पॉजिटिव, इट इज टेकन एज पॉजिटिव। जब भी सिस्टम में हीट ऐड होगी, सिस्टम है सिस्टम में हीट ऐड होगी तो पॉजिटिव, वेन एवर हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव। क्लियर है, बिल्कुल सिमिलर। वर्क की बात करें, सिस्टम है, वेन एवर वर्क इज डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव वैल्यू, जब भी सिस्टम वर्क करेगा पॉजिटिव वैल्यू, जब भी सिस्टम पे वर्क होगा वेन एवर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव वैल्यू। क्लियर है। कुछ लेक्चर्स में मैंने दिखा रखा है, प्लेटिनम स्टडी क्लासेस प्लेलिस्ट में आप चले जाएं थर्मोडाइनमिक्स में, उसमें दिखा रखा है सारी चीज़ें। तो यही लिखा है, हीट ऐड करोगे पॉजिटिव, हीट हमारे सिस्टम में आए पॉजिटिव, सिस्टम से जाए नेगेटिव। जब हमारा सिस्टम वर्क करे तो पॉजिटिव, जब सिस्टम पे कोई वर्क करे तो नेगेटिव। इसका यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, जब पिस्टन पे फोर्स लगाए तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ये रहा। और बिल्कुल सिमिलर ये पिस्टन है, गैसेस को जब आप कंप्रेस करते हैं यहाँ पे वर्क इन है, ये क्या है, वर्क आउट। वर्क आउट है तो पॉजिटिव, वर्क इन है तो नेगेटिव। क्लियर हो, है ना। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमें कॉम्बिनेशन में क्या मिलता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एफ एनर्जी ई और एफ। तो देखिए जरा हम, देखो हीट एंड वर्क, हीट व्हेन एडेड टू द सिस्टम पॉजिटिव होती है, जब भी सिस्टम में हीट आएगी पॉजिटिव। व्हेन एडेड टू द सिस्टम, वर्क एडेड टू द सिस्टम नेगेटिव, वर्क एडेड टू द सिस्टम नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं ई जी एफ एच, ई जी एफ एच। आगे देखें, हीट एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ये देख सकते हैं इनएग्जैक्ट। इनएग्जैक्ट का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल नहीं लिख सकते, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। हीट एंड वर्क बोथ आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो जे और जी। ठीक, पाथ फंक्शन है, हीट इज ए पाथ फंक्शन, वर्क इज ए पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन नहीं है, तो के एंड के। आगे देखें, ट्रांजिएंट, हीट एंड वर्क बोथ आर बाउंड्री फिनोमिनन, हीट एंड वर्क बोथ आर इन ट्रांजिएंट फॉर्म। हीट को वर्क में, वर्क को हीट में हम ट्रांसफर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एम एन मैच करें, ई जी जे, ई जी जे, ई जी जे इसमें नहीं है, गलत है। ई जी जे नहीं है, गलत है ना। ई जी जे, जी नहीं है यहाँ पे, ई जी जे नहीं है, ई जी जे ये रहा, ई जी जे, ई जी जे के पाथ फंक्शन का लिखा नहीं हमने, लिखा है ई जी जे के, एन है इसमें, ठीक है, एम नहीं है, लेकिन अगर होता तो एम भी हम कंसीडर करते। एफ एच जे के एम, एन नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, है ना। इसमें मैं कह रहा हूँ कि आगे एम भी हो सकता है और इसमें आगे एन हो सकता है, ये दोनों भी सही है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो गया आंसर डी, आंसर डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अ फुटबॉल वॉज इनफ्लेटेड टू अ गेज प्रेशर, एक फुटबॉल है जिसका गेज प्रेशर 1 बार है। गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारी चीज़ें क्या हैं मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर वाज 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जब एम्बिएंट का टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 15 डिग्री था। व्हेन द गेम स्टार्टेड नेक्स्ट डे द एयर टेम्परेचर एट स्टेडियम वाज 5 डिग्री। क्या बोल रहा है, जो फुटबॉल था उसका गेज प्रेशर दिखा रहा था 1 बार और उसका उस समय एम्बिएंट का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड था। When the game is started next day, temperature at the stadium is 5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब गेम स्टार्ट होने से पहले, एक दिन पहले 15 डिग्री सेंटीग्रेड था फुटबॉल के अंदर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड था और एटमॉस्फेयर का अगले दिन टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड। एज्यूम दैट द वॉल्यूम ऑफ द फुटबॉल रिमेन्स द कांस्टेंट, वॉल्यूम का कांस्टेंट है फुटबॉल का। द अमाउंट ऑफ हीट लॉस बाय द एयर इन द
द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ड बाय द एयर इन द फुटबॉल एंड द गेज प्रेशर ऑफ एयर इन द फुटबॉल एट द स्टेडियम रिस्पेक्टिवली इक्वल्स टू। आपको फाइंड आउट करना है क्या है। पहले मैं एक छोटा डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब फुटबॉल बॉस, तो ये फुटबॉल आपने बना दिया। फर्स्ट डे का ये प्रॉपर्टी है। फुटबॉल का गेज प्रेशर, इस कंडीशन में इसको वन कंडीशन कहें, P1 गेज प्रेशर। फुटबॉल का गेज प्रेशर है 1 बार, है ना। 1 बार इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 1000 आप करते हैं तो आपको मिलता है दैट इज़ 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ज़रूरत है कि नहीं देख लेंगे। व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर, यहाँ पे जो एम्बिएंट का टेम्परेचर था, टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फियर इज़ 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड 288 केल्विन, 288 केल्विन। When the ambient temperature was 15 degree, when the game started next day, air temperature at the stadium is 5 degree। जब नेक्स्ट डे हमने देखा, नेक्स्ट डे जब हमने देखा तो इस फुटबॉल की जो कंडीशन है, फुटबॉल का साइज़ तो वही है, फुटबॉल 2 सेम वॉल्यूम है, V2 इक्वल्स टू V1, है ना, सेम वॉल्यूम है, ये V1 है, V2 इक्वल्स टू V1 एंड दैट इज इक्वल्स टू, आपको बताया है एम्बिएंट का टेम्परेचर। दूसरे दिन नेक्स्ट डे टेम्परेचर एट द स्टेडियम इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 278 केल्विन। ये हो गया। एज्यूम दैट द वॉल्यूम ऑफ द फुटबॉल रिमेन्स कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम हो गया V2, हम लिख सकते हैं V2 इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू 2500 सेंटीमीटर क्यूब। इसको चेंज करेंगे तो 2500, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाई 100 का क्यूब हो जाएगा, 100 क्यूब, ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, ये 100 का क्यूब हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो बड़ा करना है मतलब सेंटीमीटर से मीटर में करना है तो डिवाइड होगा, अगर मीटर से सेंटीमीटर में करते तो मल्टीप्लिकेशन होता। द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ड बाय द एयर इन द फुटबॉल, आपको ये पता लगाना है कि अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ड बाय द एयर इन द फुटबॉल, मतलब सिंपल सी बात है, जब 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये गेज प्रेशर था और जब अगले दिन टेम्परेचर कम हो गया तो जाहिर सी बात है कि पहले फुटबॉल के अंदर बाहर का टेम्परेचर अगर 15 डिग्री है तो हम मान करके चले फुटबॉल के अंदर भी पहले दिन टेम्परेचर क्या था, तो हम ये मान करके चले कि T1 इज़ 288 केल्विन। और जब आप इसको दूसरे दिन नेक्स्ट डे, है ना, ये सेकंड डे, जैसे मान लो आप जनवरी का कोई दिन ले लें, 25 जनवरी, है ना, 2021 पहले दिन की बात थी, दूसरे दिन हो गया ये 26 जनवरी 2021, इसको 24 कर लें और यहाँ 25, 26 जनवरी की छुट्टी हो सकती है, तो 25 जनवरी 2020 के दिन जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, फुटबॉल से लॉस होगा हीट का, है ना। द अमाउंट ऑफ हीट लॉस बाय द एयर इन द फुटबॉल, फुटबॉल में कितनी हीट का लॉस हुआ ये आपको पता लगाना है। तो T2 टेम्परेचर हो गया दैट इज 278 केल्विन। द गेज प्रेशर ऑफ एयर इन द फुटबॉल एट द स्टेडियम, आपको हीट ट्रांसफ़र निकालना है, फाइंड आउट कि कितनी हीट लॉस हुई, हीट लॉस्ट कितनी हीट लॉस हुई, है ना, हीट लॉस्ट वॉल्यूम कांस्टेंट पे ये आपको पता लगाना है। दूसरा क्या पता लगाना है, द गेज प्रेशर ऑफ एयर इन द फुटबॉल एट द स्टेडियम, दूसरे दिन आपको ये पता लगाना है कि गेज प्रेशर कितना है, P2 नेक्स्ट डे गेज प्रेशर कितना है ना, G का मतलब गेज प्रेशर, ठीक। पहली चीज़ तो हमारे पास P1 है, तो इसको हम बात करें तो P एब्सोल्यूट जो होता है, P एब्सोल्यूट जो होता है, P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज, ये होता है ना। ये मैं आपको कुछ थ्योरी से इसकी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब अब प्रेशर ज़्यादा होगा तो गेज प्रेशर होगा,
तो जैसे डॉटम लाइन है ना, ये वैक्यूम पॉइंट है, इसको बोलते हैं, यहाँ पर प्रेशर की लाइन जीरो है, यहाँ प्रेशर जीरो है, तो जीरो से लेकर के 1.01325 बार तक का जो प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर के प्रेशर को बोलते हैं गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर क्या हो गया, गेज प्रेशर मतलब गेज, इसके ऊपर के प्रेशर को बोलते हैं गेज प्रेशर। अगर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो जीरो प्रेशर से, जीरो बार प्रेशर, जीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेकर के जो गेज रीडिंग आएगी दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यही लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये रहा यहां से यहां तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर इज एब्सोल्यूट प्रेशर, है ना, पता होना चाहिए। वैक्यूम प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको भी हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। जो डिफरेंस वाला प्रेशर है उसको भी एब्सोल्यूट वैक्यूम मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेरिक से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से एब्सोल्यूट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, आपको समझ में आएगा। इसको भी एब्सोल्यूट बोलते हैं और इसको भी एब्सोल्यूट बोलते हैं, क्योंकि ये भी तो गेज ही प्रेशर है, अभी इसको वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। और इनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वैक्यूम का जो डिफरेंस होगा ये आपको क्या देगा, एब्सोल्यूट। और एटमॉस्फेरिक प्लस गेज का पॉजिटिव वैल्यू आपको क्या देगी, ऐड करने पर एब्सोल्यूट। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक भी एब्सोल्यूट है। तो प्रेशर एब्सोल्यूट क्या हो गया, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस प्रेशर गेज, क्लियर है। यहाँ पर वैक्यूम है, वैक्यूम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना 1.01325 बार प्रेशर होता है, ठीक है। तो इसको हम एब्सोल्यूट बोल रहे हैं, हमें वैक्यूम प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर ऑफ वैक्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक एटमॉस्फेरिक है, तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है आपको खाली इसकी रिक्वायरमेंट है, ओके। हाँ जी, तो देखिए ज़रा, एब्सोल्यूट प्रेशर P1 एब्सोल्यूट लिखे हम, P1 एब्सोल्यूट इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक प्लस P1 गेज, P1 गेज, है ना। तो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1.01325 बार प्रेशर मान करके हम चलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, 1.01325 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गेज प्रेशर कितना है, 1 बार, तो 1 बार में है। तो P1 एब्सोल्यूट आपके पास है, ध्यान दीजिएगा, मैं प्रेशर चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास आंसर प्रेशर में ही, बार में ही है, प्रेशर की यूनिट चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो P1 एब्सोल्यूट हो गया 2.01325 बार, ठीक। हमें तो क्या निकालना है, गेज प्रेशर निकालना है, जो फाइनल कंडीशन में होगा कि अगले दिन जब हीट लॉस होने के बाद, हीट का इंटरेक्शन होने के बाद जो है प्रेशर क्या रहेगा। तो P2 निकालना है आपको, वॉल्यूम कांस्टेंट है, कंडीशन क्या है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो हम लगा दें PV इक्वल्स टू MRT। मास दिया है क्या, मास दिया है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट की हमें तो वैल्यू देखे हैं, M एंड R और कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट्स हैं। वॉल्यूम आपको कह दिया है कि दिस इज ऑलरेडी कांस्टेंट, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्लियर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, P2 डिवाइड बाई P1 इक्वल्स टू T2 डिवाइड बाई T1 लिख सकता हूँ, क्लियर है। P2 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई, इसको एब्सोल्यूट बोलेंगे, P एब्सोल्यूट 2 और P एब्सोल्यूट 1, है ना। तो P एब्सोल्यूट 2 और 1 की वैल्यू रखे, हमें 2 की वैल्यू चाहिए, P एब्सोल्यूट 2 डिवाइड बाई P एब्सोल्यूट 1 दैट इज 2.01325 बार इक्वल्स टू T2 इज 278 डिवाइडेड बाई 288, कैलकुलेटर चलाएं, P एब्सोल्यूट 2 आपको मिलेगा, लेकिन आपको तो P गेज चाहिए, है ना। तो P एब्सोल्यूट 2 इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक प्लस P2 गेज, यहाँ से हमें वैल्यू रखें और फाइनल निकाल लें P2 गेज की वैल्यू।
एब्सोल्यूट प्रेशर आया 1.94334 बार। ओके, आपको एब्सोल्यूट प्रेशर इसमें वैल्यूज़ रखनी है ना, वैल्यूज़ रखें। एब्सोल्यूट दैट इज़ 1.94334 इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 1.01325 प्लस P2 गेज, यही आपको पता लगाना है। फिर से कैलकुलेट करें, आंसर इज 0.93005 बार। आंसर आज देख सकते हैं। यहाँ से P2 गेज प्रेशर कौन सा है, 0.093, ये और ये। अब इनमें देखते हैं ये सही है या ये, इन दोनों में क्या वैल्यू सही आएगी आपको निकालना। हीट ट्रांसफ़र होगा mc/dt, तो दोनों टेम्परेचर हमारे पास है Cp ऑफ एयर है ना, Cv क्योंकि हीट ट्रांसफर रेट कांस्टेंट, वॉल्यूम क्योंकि वॉल्यूम फुटबॉल का कांस्टेंट है ना। और अगर हीट ट्रांसफर कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालना है mc/dt, मास नहीं है, मास को निकालना पड़ेगा। मास निकालते हैं, हीट ट्रांसफर रेट कांस्टेंट वॉल्यूम, पहले मास निकालें, लगा दें P1 V1 इक्वल्स टू mRT1, मास भी तो कांस्टेंट होगा। प्रेशर 1 पे एब्सोल्यूट प्रेशर 1 का था 2.01325 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 1000, गलती ना कर दें, इंटू वॉल्यूम V1 इज़ 2500 डिवाइडेड बाई 100 क्यूब इक्वल्स टू m इंटू आर की वैल्यू है 0.287 इंटू T1, टेम्परेचर T1 इज़ 288। यहाँ से पहले हम निकाल लें मास की वैल्यू, और फिर इस मास की वैल्यू को हम रखेंगे हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, mCv T2 माइनस T1, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करें। मास की वैल्यू आई है, मास 0.0608924 kg। नंबर ऑफ डिजिट जितनी ज़्यादा लेंगे उतना एक्यूरेट आंसर आएगा, लेकिन वहाँ पे डिफरेंस है काफ़ी, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ वैल्यू रखें मास की 0.06089 CV ऑफ एयर इज़ 0.718 इंटू T2 इज़ 278 माइनस 288, माइनस साइन अपने आप में दिखाएगा कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ये आई है -0.04372 है ना। ये किस में आएगी, किलो जूल में। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 43.72 जूल। आंसर देख लो भाई, ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, -43.72 जूल। माइनस साइन दिखा रहा है कि हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। तो करेक्ट आंसर है 43, यानी डी आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। ये रहा, दिस इज आंसर। और 43.7 किलो जूल कहाँ पे है, ये रहा, हीट रिजेक्टेड। ओके, नेक्स्ट लिंक्ड क्वेश्चन है, 2 नंबर के, मतलब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है। कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक का जो क्वेश्चन है ये तो पुराना क्वेश्चन है, इसी का लिंक्ड पार्ट ये पूछ लिया है। पहले क्या था, फुटबॉल का पहले दिन, जैसे मैंने दिखाया कि 24 जनवरी 2021 को एटमॉस्फियर स्टेडियम का टेम्परेचर 15 डिग्री था, फुटबॉल के अंदर भी उतना ही हो गया होगा।
नेक्स्ट डे जब हम उस फुटबॉल को नेक्स्ट डे लेकर के गए 25 जनवरी को, तो हमने देखा कि स्टेडियम के अंदर टेम्परेचर हो गया घट करके 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री, पहले 15 डिग्री था तो 5 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या है, जब ये 15 पे है तो ये भी 15 पे था, तो जब आप दूसरे दिन लेकर के गए तो इसका टेम्परेचर 15 डिग्री, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 5 डिग्री, जिसकी वजह से क्या होगा, हीट विल फ्लो फ्रॉम फुटबॉल टू द एटमॉस्फेयर। क्लियर है, ये फुटबॉल है। ठीक, तो बोल रहा है सब कुछ डेटा वही है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। गेज प्रेशर ऑफ एयर बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। और कई लोग इसका आंसर, बेस्ट आंसर सर्च करने के लिए गूगल करते हैं, आप यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। गेज प्रेशर ऑफ एयर टू विच द बॉल मस्ट हैव बीन ओरिजिनली इन्फ्लेटेड सो दैट इट वुड बी इक्वल 1 बार गेज एट द स्टेडियम इज। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब when P1 गेज, जब P1 गेज प्रेशर 1 बार था, इस कंडीशन पर जो हमें मिला था P2 गेज प्रेशर, हमें जो मिला था P2 गेज जो मिला था वो क्या मिला था, 0.93 बार। अब बोल रहा है कि इफ क्या बोल रहा है, इफ द गेज प्रेशर ऑफ एयर टू विच द बॉल मस्ट हैव ओरिजिनली इन्फ्लेटेड सो दैट इट वुड बी इक्वल्स टू 1 बार। मतलब ये बोल रहा है कि 8, आप यहां बोल सकते हैं कि 8 P1, पहले जब गेज प्रेशर 1 बार था तो गेज प्रेशर कैलकुलेशन में निकला 0.93 बार। अब ये बोल रहा है कि फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है P न्यू गेज प्रेशर 8, किस पे 8, अगर ये P2 गेज प्रेशर 1 बार हो जाए ना, 1 बार हो जाए। बात क्लियर हो रहा है, मतलब जब P1 गेज प्रेशर 1 बार था तो गेज प्रेशर P2 हमारे कैलकुलेशन में आया 0.93 बार। ये बोल रहा है, आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है, ये बोल रहा है कि 8 P2 गेज प्रेशर 1 बार, व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर, इस पर ये नया गेज प्रेशर क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। बात मेरी आपको क्लियर हो, तो इस P1, इस न्यू गेज प्रेशर को हम P1 भी बोल सकते हैं, P1 न्यू गेज, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, पुराने क्वेश्चन से लिंक्ड है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, हमें पता ही है कि PV इक्वल्स टू MRT, M और R क्या है, कॉन्स्टेंट्स है ना, वॉल्यूम आपको कह ही दिया है कि कांस्टेंट है, देयरफॉर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मैं, आप बोल सकते हैं P2 P न्यू एब्सोल्यूट, हमें तो चाहिए क्या, P2 न्यू गेज प्रेशर चाहिए, है ना, P2 न्यू एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई T1 इक्वल्स टू P2 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई T2। एब्सोल्यूट, पहले एब्सोल्यूट निकालें, फिर उसके बाद हमें गेज प्रेशर की वैल्यू निकालना है। तो P2 एब्सोल्यूट हमारे पास, P2 एब्सोल्यूट कितना होगा, इसको फिर मैं एक बार लिखूं, P न्यू एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई T1 इक्वल्स टू P2 एब्सोल्यूट को मैं क्या लिखूंगा, P2 एब्सोल्यूट को लिखूंगा मैं P एटमॉस्फेयर प्लस P2 गेज डिवाइडेड बाई T2। वैल्यू रखें एटमॉस्फेयर, इसकी वैल्यू निकालें और फाइनली गेज प्रेशर निकाल लें। तो यहाँ पे P न्यू एब्सोल्यूट इक्वल्स टू T1 को ऊपर ले जाओ इधर, T1 इज 288 डिवाइडेड बाई T2 इज 278 इंटू P एटमॉस्फेयर 1.01325 बार प्लस P2 गेज प्रेशर, यही तो आपको देखना है कि P2 गेज प्रेशर कितना है, 1 बार। इस पे आपको P2 P न्यू एब्सोल्यूट की वैल्यू मिल जाएगी। आपके पास ये वैल्यू आती है 2.0856 बार। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, गेज प्रेशर चाहिए भाई साहब, आपको गेज प्रेशर।
आपको क्या चाहिए, गेज प्रेशर। इसमें यहाँ पर वैल्यू रखें, पी एब्सोल्यूट की वैल्यू 2.08566 इक्वल्स टू पी एटमॉस्फेयर दैट इज़ 1.01325 बार प्लस आपको पी न्यू गेज, पी न्यू गेज ये वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आपको पी न्यू गेज वैल्यू आपको मिल जाएगी, कैलकुलेट करें और आंसर ले आए, दिस इज आंसर। तो आया 1.072 बार, आंसर इज 1.07, आंसर इज सी। बात क्लियर हो? जब भी आप PV इक्वल्स टू MRT की इक्वेशन लगाएंगे आपको हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यूज़ रखनी है। एब्सोल्यूट जो होगा P एब्सोल्यूट इक्वल्स टू P एटमॉस्फेयर प्लस P गेज, P गेज। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले हमने P, मुद्दे वाली बात सिर्फ एक है कि जब गेज प्रेशर 1 बार था तो कैलकुलेशन में फाइनल गेज प्रेशर फुटबॉल के अंदर आपको 0.93 बार मिला। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अगर ये गेज प्रेशर 1 बार हो जाए, या अगर ये गेज प्रेशर 1 बार हो जाए तो जो पहले वाला गेज प्रेशर था वो आपको क्या मिलेगा, नया। अगर यही तो बोला, गेज प्रेशर ऑफ एयर टू विच द बॉल मस्ट हैव बीन ओरिजिनली इन्फ्लेटेड सो दैट इट वुड बी इक्वल्स टू 1 बार गेज एट द स्टेडियम। पहले 1 बार था, कैलकुलेशन में आपको 0.93 बार मिला। तो बोल रहा है कि अगर ये फाइनल प्रेशर 0.93 बार हो तो इसके रिस्पेक्ट में इनिशियल गेज प्रेशर कितना आएगा। तो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2007 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर, ध्यान दीजिएगा, ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस अंडरगोइंग बाय अ क्लोज्ड सिस्टम ऑफ सिंपल कंप्रेसिबल सब्सटेंस। क्लोज्ड सिस्टम है और रिवर्सिबल है। नेग्लेक्ट चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इनमें से 4 ऑप्शन आपको पता लगाना है। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस, फर्स्ट लॉ के लिए प्रोसेस है डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। वैसे तो हम इसको लिख सकते हैं डेल क्यू इक्वल्स टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू। अब ये जो टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है, दिस इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। बात आप समझिएगा। तो इसने क्या बोल दिया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लिजिबल। तो बची सिर्फ क्या, इक्वेशन आ गई, यहाँ से इक्वेशन ये आ गई, ठीक। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ओके, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये दोनों ही प्रोसेस के लिए वैलिड है। अब अगर हम इसको डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डॉट डी वी लगा दें, है ना, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली। ध्यान देना, क्या बोल रहा है कि डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। क्योंकि हीट ट्रांसफर दोनों के लिए वैलिड है, लेकिन जब हीट ट्रांसफर को आप पी इंटू डी वी की टर्म में लिख देते हैं तो ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये तो दोनों के लिए वैलिड है। दिस इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्लस इरिवर्सिबल। लेकिन आपको पूछा क्या है, ओनली फॉर रिवर्सिबल। तो ओनली फॉर रिवर्सिबल के लिए डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। सो आंसर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 में पूछा हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। देखिए जरा, अ बलून कंटेनिंग एन आइडियल गैस, एक बैलून है जिसमें आइडियल गैस है, इज इनिशियली केप्ट इन ए इवैक्यूएटेड एंड इंसुलेटेड रूम, है ना। तो एक इवैक्यूएटेड इंसुलेटेड रूम बनाता हूँ। देखिए आप क्वेश्चन में बलून, एक बैलून है, एक वैक्यूम रूम है, एक रूम है जिसके अंदर वैक्यूम है, और उस रूम के अंदर एक बैलून, मतलब वैक्यूम में एक बैलून रखा है।
इवैक्यूएटेड इंसुलेटेड, इंसुलेटेड का मतलब क्या है, हीट ट्रांसफर विल जीरो, इंसुलेटेड है इसका मतलब क्या है, हीट ट्रांसफर विल जीरो, डेल क्यू विल जीरो। आगे देखें, द बैलून रप्चर्ड एंड द गैस फील अप द एंटायर रूम। हम ये इसके अंदर क्या है, गैसेज हैं। ये बोल रहा है कि जैसे ही ये बैलून रप्चर्ड होगा, एकदम से ब्लास्ट करेगा, पूरा बैलून फूट जाएगा, तो यहाँ से गैसेज फ्लो होकर के जाएंगी और पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेंगी। क्लियर है, ये बैलून था पहले क्लोज्ड था, एकदम से फूट गया ये, इसकी गैसेज बाहर निकल गई इधर से, है ना, पूरा ये रप्चर्ड हो गया। तो इस तरीके से गैसेज इस वैक्यूम के अंदर मिक्स हो गई, गैसेज, है ना, वैक्यूम में जा करके इसको मिक्स कर दिया, वैक्यूम हट गई, इसका मतलब है ना, प्रेशराइज हो गया चेंबर के अंदर प्रेशर। देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। Which one of the following statement is true at the end of above process? बोल रहा है कि कौन सा प्रोसेस सही होगा। The internal energy of the gas decreases from its initial value। बोल रहा है कि क्या इंटरनल एनर्जी सिस्टम की पहले से घटेगी। भाई साहब, रूम के अंदर जो टोटल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, ये तो घटने वाली नहीं है। मैं आपको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट भी बताऊंगा। ये एक्चुअली है एग्जाम्पल फ्री एक्सपांशन का, दिस इज फ्री एक्सपांशन। तो अगर जिसको दिक्कत हो यहाँ पर समझने में, मैं आपको बता देता हूँ, लेक्चर नंबर 48 प्लेटिनम स्टडी क्लासेस प्लेलिस्ट थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे, लेक्चर नंबर 48 में आपको दिख जाएगा पूरा फ्री एक्सपांशन ढंग से एक्सप्लेन करा है। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, देखते हैं क्या होता है। एंथैल्पी का क्या चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी, मतलब इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बारे में पूछा है कि क्या होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थ्योरी है कुछ, आप देखिए। फ्री एक्सपांशन क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन, एक तरफ वैक्यूम, इधर गैसेस है, जब ये रप्चर्ड होगा, बीच में एक मेम्ब्रेन लगी है, रप्चर्ड होगी तो गैसेस फ्लो होकर के जाएंगे वैक्यूम में, लेकिन हम इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस अगेंस्ट द वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन, है ना। और फ्री एक्सपेंशन की कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता देता हूँ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये थ्योरी वाला कुछ पार्ट है जहाँ पर ये पूरा लेक्चर मैंने लेक्चर नंबर 48 में कवर करा है, जा करके देख सकते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़। मैं प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, बस आप इतनी बात जाने क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस इज नॉन क्वासी स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, और जब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है तो W इक्वल्स टू इंट्रीगेशन P इंटू डी वाली इक्वेशन हम नहीं लगा सकते। W इक्वल्स टू इंट्रीगेशन P इंटू डी वाली इक्वेशन हम तभी लगा सकते हैं जब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो। तो पहली बात, फ्री एक्सपेंशन इज नॉट अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, फ्री एक्सपेंड कर रही है गैसेस। प्रोसेस इज एडियाबैटिक, हीट ट्रांसफर विल जीरो, इंसुलेटेड बोल दिया, हीट ट्रांसफर जीरो। वैक्यूम डज नॉट ऑफर एनी रेसिस्टेंस अगेंस्ट द गैसेस, मतलब जो वैक्यूम है, यहाँ पर वैक्यूम थी, जब ये बैलून हाई प्रेशर की बैलून से जब गैसेस बाहर निकली, ये गैसेस है, ये गैसेस जब बाहर निकली तो इन गैसेस के अगेंस्ट वैक्यूम ने कोई भी प्रेशर एग्जर्ट नहीं करा, और जब प्रेशर एग्जर्ट नहीं करा सो देयरफॉर वर्क ट्रांसफर विल जीरो। P इंटू डी अगर आप देख भी लोगे तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी वैक्यूम अगेंस्ट द गैसेस विल जीरो, तो P इंटू डी प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी वैक्यूम अगेंस्ट द गैसेस विल जीरो। तो W इक्वल्स टू P एक्सर्टेड इंटू डी, ये P प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वैक्यूम अगेंस्ट द गैसेस इज जीरो, देयरफॉर वर्क ट्रांसफर इज जीरो। यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम का कोई रिलेशन नहीं है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा भाई, हीट ट्रांसफर जीरो, वर्क ट्रांसफर जीरो, वर्क ट्रांसफर इज जीरो, इंसुलेट कर दिया, हीट ट्रांसफर इज जीरो, डेल क्यू इक्वल्स टू होता है डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो क्लियर, हीट ट्रांसफर इज जीरो, वर्क ट्रांसफर इज जीरो, देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, mCV T2 माइनस T1, इसका मतलब ये भी हो गया जीरो, तो इसका मतलब T फाइनल इक्वल्स टू T इनिशियल। तो हमारा पहला तो आंसर ये हो गया, ये आंसर का पार्ट है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल जीरो, टेम्परेचर फाइनल एंड इनिशियल टेम्परेचर विल सेम। इसका मतलब ये नहीं है, ये भी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मतलब फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के आइसोथर्मल है, नहीं, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर विल चेंज, फाइनल एंड इनिशियल टेम्परेचर में विल सेम, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर विल चेंज। और जबकि आइसोथर्मल में थ्रू आउट
टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जबकि फ्री एक्सपेंशन में फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर तो सेम होगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर चेंज होता है, इसीलिए आइसोथर्मल नहीं है। FE का मतलब फ्री एक्सपेंशन इज नॉट अ आइसोथर्मल प्रोसेस। ये सब कुछ है। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, यहाँ से भी मिल गया कि इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, है ना। आगे चेंज इन एंथैल्पी, सिंपल सी बात है, H इक्वल्स टू यू प्लस पी भी लगा, DH इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी भी लगाते हो, वर्क ट्रांसफर इज जीरो, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी वैसे भी MCP/dt होता है चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी वैसे भी MCP/T2 माइनस T1 होगा। जब T2 इक्वल्स टू T1 होगा तो चेंज इन एंथैल्पी विल जीरो। तो हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला, चेंज इन एंथैल्पी MCP/T2 माइनस T1, T2 इक्वल्स टू T1, देयरफॉर चेंज इन एंथैल्पी विल जीरो। ये हमारा कंक्लूजन पॉइंट है। इसका डिटेल्ड लेक्चर आप देख सकते हैं 48। तो क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, बोथ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ द गैसेज इंक्रीजेज नहीं, बोथ इंटरनल एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। ये ध्यान से पढ़िएगा, बोथ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। तो करेक्ट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिजिड इंसुलेटेड टैंक इज इनिशियली इवैक्यूएटेड। बिल्कुल सिमिलर मैंने पहले से बना दिया है ताकि इसमें टाइम कंज्यूम ना हो। ये टैंक है, इसके अंदर वैक्यूम है, इसका मतलब इनिशियल मास m1 इज 0। इट इज़ कनेक्टेड विद द सप्लाई लाइन। यहाँ पर जो डायग्राम है इसी को मैंने यहाँ पर दिखाया है, सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है, ये सप्लाई लाइन है ना, सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है, थ्रू विच एयर एज्यूम टू बी एन आइडियल गैस with constant specific heats passes at 1 megapascal and 350 डिग्री सेंटीग्रेड। बोल रहा है कि पाइपलाइन के अंदर जो प्रेशर है दैट इज 1 मेगापास्कल एंड टेम्परेचर इनसाइड द पाइप इज 320 मतलब 350 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कन्वर्ट करोगे 623 केल्विन आएगा। बोल रहा है कि इस P का मतलब क्या है, पाइपलाइन के अंदर इतना टेम्परेचर और प्रेशर है, कनेक्टेड विद द सप्लाई लाइन इज ओपन। इसको आप वॉल्व को जब ओपन करते हैं, द टैंक इज चार्ज्ड विद एयर अंटिल द फाइनल प्रेशर इनसाइड द टैंक रीचेज। बोल रहा है कि जब आप इसको ओपन करोगे तो टैंक में जो चार्जिंग होगी, फाइनल प्रेशर इनसाइड द टैंक रीचेज 1 मेगापास्कल। मतलब ये फ्लूइड इसके अंदर तब तक आते रहेगा जब तक कि इसका फाइनल प्रेशर P2 1 मेगापास्कल नहीं हो जाता। ठीक है, द फाइनल टेम्परेचर इनसाइड द टैंक, टैंक के अंदर फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये आपको पता लगाना है। टैंक के अंदर फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये आपको पता लगाना है। ग्रेटर देन 350 चांस है, लेस देन 350 कम चांस है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। और जब आएगी गैसेस तो भाई साहब एनर्जी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ने का चांस है। इक्वल्स टू 350 सेम रहने के चांसेस नहीं है। मे बी ग्रेटर देन लेस देन, ये तो ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, तो सबसे सही आंसर लग रहा है ए, लेकिन आएगा कैसे, अनस्टेडी फ्लो का। अगर आपको ये नहीं पूछा जाता और एग्जैक्ट वैल्यू होती तो आप ये आंसर कैसे निकालते वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वैक्यूम है, इनिशियली इसके अंदर मास 0 है। बोल रहा है कि फाइनल प्रेशर जो होगा इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना होगा। तो मैंने 3 डायग्राम बनाया, इनिशियल, फाइनल, और इसको मैंने कहा है ड्यूरिंग पाइप फिलिंग। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ड्यूरिंग चार्जिंग फ्रॉम द पाइपलाइन से जो चार्ज हो रहा है। तो हम इस पे जो प्रॉपर्टीज लिखते हैं HP, CP और TP। मतलब HP और CP, और इनका मीनिंग क्या है, HP का मतलब क्या है, एंथैल्पी ट्रांसफरिंग फ्रॉम द पाइपलाइन इनटू द टैंक, है ना। एंथैल्पी इसको क्या कहेंगे, एंथैल्पी एंटरिंग फ्रॉम द पाइपलाइन इनटू द टैंक, बिल्कुल किस वेलोसिटी के साथ, और TP टेम्परेचर एंटरिंग इनटू द टैंक, किस टेम्परेचर के साथ पाइपलाइन में एंटर कर रहा है। बहुत सिंपल नोटेशन की मैं बात कर रहा हूँ आपको। तो मैं यहाँ पर ड्यूरिंग पाइप फिलिंग में MP में लिख सकता हूँ, MP इसके अंदर भी कोई फाइनल मास होगा
m2 है ना, m2। तो मैं लिख सकता हूँ इसको mp इक्वल्स टू m2 माइनस m1 लिख सकता हूँ। क्यों? चार्जिंग के केस में फाइनल मास विल बी ग्रेटर देन इनिशियल मास, है ना, m2 इज ग्रेटर देन m1। अगर ये चार्जिंग का केस है, चार्जिंग का केस है, तो m2 विल बी ग्रेटर देन m1, तो m2 माइनस m1। अगर डिस्चार्जिंग का केस होता तो m1 माइनस m2 लिखते हैं, सिंपल सी बात। अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है? m2 u2 माइनस m1 u1 इक्वल्स टू m2 माइनस m1 इन ब्रैकेट hp प्लस cp स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000। यूनिट को कंपनसेट करने के लिए GZP प्लस Q, है ना। मतलब कितनी एंथैल्पी पाइपलाइन से टैंक में आई, किस वेलोसिटी के साथ आई, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो ये जनरली आपको दिया नहीं है कुछ भी, तो इनको तो हम क्या लेंगे, निग्लिजिबल, नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना, नॉट गिवन, एज्यूम, इसको आप एज्यूम करेंगे कि नहीं है। यही तरीका है। बोल दिया है कि इंसुलेटेड है, इसका मतलब हीट ट्रांसफर विल 0। ये क्या है? इंसुलेटेड, इसलिए हीट ट्रांसफर विल 0, हीट ट्रांसफर 0 होगा, है ना, हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ कि दिस इज 0। इनिशियल मास m1 इज 0 क्योंकि वैक्यूम है, तो m1 इज 0, यहाँ पे m1 0, ये पूरा 0, इधर 0, यहाँ बच रहा है। फाइनल आपके पास क्या बच रहा है? m2 u2 इक्वल्स टू m2 hp। क्लियर है? अब यहाँ से m2 से m2 भी कैंसिल आउट हो गया, बच क्या रहा है? u2 प्लस u2 इक्वल्स टू hp, है ना, u2 इक्वल्स टू, तो हम u क्या लिखते हैं? u को लिखेंगे cvt और h को लिखेंगे हम cpt। ओके, तो हमें निकालना है u2 इक्वल्स टू hp, है ना, u2 इक्वल्स टू hp। तो cvt2 इक्वल्स टू cptp, है ना। यहाँ पे ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये स्पेसिफिक हीट एट प्रेशर कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर। क्यों लिख दिया आप ये ना समझे। और यहाँ पे ये जो P है, ये सिंबल किसके लिए है? पाइपलाइन का टेम्परेचर, है ना। आपने हमेशा याद रखना है, यही बच्चे को सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि TP क्या लेना है। तो आपने याद रखना है, इस इक्वेशन में जो हम TP रखेंगे वो क्या रखेंगे, मास्टर पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान दें। तो HP इक्वल्स टू CP, TP जो होगा दैट इज एंटरिंग टेम्परेचर। अगर चार्जिंग का केस है, इन केस ऑफ चार्जिंग, अगर चार्जिंग का केस है, चार्जिंग अगर है तो। दूसरा HP इक्वल्स टू CP TP जो लोगे, ये आप क्या लोगे, दैट विल बी CPT2। ये आपको T2 लेना है जब डिस्चार्जिंग का केस हो, डिस्चार्जिंग, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग। बात क्लियर है? का केस, है ना, अगर है तो अभी तो हमारे काम का क्या है? चार्जिंग, यहाँ से चार्जिंग। तो यहाँ पे मैं इसको फर्दर, इसको आगे बढ़ाऊँगा, है ना, यहाँ तक हो गया, इसको आगे बढ़ो। तो T2 चाहिए, तो T2 इक्वल्स टू CP, यहाँ से लिखा है T2 इक्वल्स टू CP डिवाइड बाई CV इंटू यहाँ पे जो T होगा, ये T कौन सा होगा? एंटरिंग टेम्परेचर। वैल्यूज़ रखें, आंसर ले आए। T2 इक्वल्स टू CP 1.005 डिवाइडेड बाई 0.718 इंटू, यही है मेन पॉइंट, एंटरिंग टेम्परेचर। मास्टर पॉइंट मैंने आपको बताया, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आपने बिल्कुल पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंटरिंग टेम्परेचर कितना है? दैट इज 623 केल्विन, 350 का 6
23 केल्विन। तो यहाँ से T2 आपको मिल जाएगा इन केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट करें, 872.02 केल्विन इक्वल्स टू 599 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, विच इज़ ग्रेटर देन 350 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज ए। ओके, प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, देखिए 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। द स्टडी फ्लो प्रोसेस, मतलब ओपन सिस्टम है, स्टडी फ्लो प्रोसेस टेकिंग प्लेस अ डिवाइस विद अ सिंगल इनलेट एंड आउटलेट कंडीशन, द वर्क डन पर यूनिट मास, है ना, वर्क डन पर यूनिट मास, फ्लो रेट इज गिवन बाय W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इनलेट टू आउटलेट VDP। मैं बता दूं, W क्लोज सिस्टम जो होता है, W क्लोज्ड सिस्टम, है ना, इंटीग्रेशन P.dB होता है, और W ओपन सिस्टम जो होता है माइनस इंटीग्रेशन V.dP होता है। क्लोज्ड, ये क्या है, क्लोज्ड सिस्टम माइनस VDP होता है 1 to 2 इनलेट टू आउटलेट। एक बात बता दूं, ये इक्वेशन सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए एप्लीकेबल है, वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। क्लियर है? तो यहाँ पर देख लें क्या दिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, तो माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 वॉल्यूम पर यूनिट मास dP इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 स्पेसिफिक वॉल्यूम dP, है ना। ये ऐसे लिख सकते हैं, इज वैलिड ओनली इफ द प्रोसेस इज बोथ रिवर्सिबल, नहीं एडियाबेटिक नहीं, ऐसा नहीं है, ये नॉन एडियाबेटिक पे भी हम इसको एप्लीकेबल है, नॉन एडियाबेटिक पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन रिवर्सिबल होना चाहिए। वैलिड ओनली इफ द प्रोसेस इज बोथ रिवर्सिबल, आइसोथर्मल नहीं, वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, सो आंसर सी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेंड अ गैस, इनिशियल प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, इट एक्सपेंड्स क्वासी स्टैटिकली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मेन मुद्दे वाली बात क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर का कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो इक्वेशंस है वो ClN V2/V1 इक्वल्स टू ClN P1/P2, कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक टेबल है, आप इसको फुल स्क्रीन पे देखिए और इसको समझिए। ये प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक, आइसेंट्रोपिक एंड पॉलीट्रोपिक, इनके रिलेशन है कि प्रेशर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस का क्या रिलेशन आएगा, वॉल्यूम, प्रेशर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस का क्या रिलेशन आएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट तो आइडियल गैस का क्या रिलेशन आएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इस तरीके से क्लोज सिस्टम वर्क, इनकी अलग अलग प्रोसेस पे क्या वैल्यूज आती है, ओपन सिस्टम, ये पूरी टेबल आप देखें फुल स्क्रीन पे। तो कंटिन्यू करते हैं, है ना। फाइनल मतलब आपको बोल दिया है कि एक्सपेंड हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्वासी स्टैटिकली, एक्सपेंड यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा टू अ फाइनल वॉल्यूम दिस। इनिशियल वॉल्यूम दिया है, फाइनल वॉल्यूम दिया है, द वर्क आउटपुट इन किलोजूल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विल बी, आपको वर्क आउटपुट निकालना है, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो पीवी इक्वल्स टू, अगर मैं MRT लिखता हूँ, लिखते ही है, हमेशा लिखते हैं, M एंड R इज कांस्टेंट पहले से, अगर हम मास को मान ले 1 kg, R इज कांस्टेंट, सो 2 रिलेशन बन रहे हैं। अगर मैं टेम्परेचर को कर दूँ कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर को अगर मैं कांस्टेंट कर दूँ तो मुझे क्या मिलता है, PV इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का पूरा कांस्टेंट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या मिलता है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना, और PV इज कांस्टेंट, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू MRT, है ना। इस बात को आप समझेंगे। तो कांस्टेंट को हम लिखते हैं C, तो PV इज कांस्टेंट, MRT इज ऑल्सो कांस्टेंट, ओके। आइसोथर्मल वर्क होता है W क्लोज सिस्टम, आइसोथर्मल
जो वर्क होता है वो होता है CLN V2/V1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू CLN P1/P2। बात समझिएगा, P1/P2 या V2/V1 P1/P2 क्यों है? अरे भाई साहब सिंपल है, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ से आप देख सकते हैं कि P2 डिवाइड बाई, यहाँ से आप देख सकते हैं कि V2 डिवाइड बाई V1 विल बी इक्वल्स टू P1/P2। ओके, और C की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? C इज P1V1 इक्वल्स टू P2V2 इक्वल्स टू MRT1 इक्वल्स टू MRT2। इनमें से जो वैल्यू आपको सही रखे वो वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखें तो हमारे पास जो गिवन है, गिवन वैल्यूज़ क्या है? गिवन वैल्यूज़, बात समझे? कितनी नंबर ऑफ इक्वेशन हो गई? P1V1 ऐसे लिख सकते हैं, P1V1 ln V2/V1 इक्वल्स टू P1V1 ln P1/P2। हमारे काम की इक्वेशन तो यही है। देख लें हम, आपको क्या दिया है? प्रेशर दिया है, इनिशियल प्रेशर गिवन है, P1 इज़ 0.8 मेगापास्कल। 0.8 मेगापास्कल कन्वर्ट करेंगे 0.8 इंटू 10⁶ पास्कल हो गया, डिवाइडेड बाई 1000, तो किलो पास्कल यानी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेसिमल हटाया, 0 नीचे 4 है, तो 800 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यह किलो पास्कल। आपको इनिशियल वॉल्यूम दिया है दैट इज़ 0.015 मीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम आपको दिया है 0.030 मीटर क्यूब। आपको इनमें से देख लो कौन सी वैल्यू गिवन है, वहीं यूज़ कर लेंगे हम। P1V1 वाली ये वैल्यूज़ है, P1V1 हमारे पास है और V2/V1 है, तो यही इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। बात आप समझे, यहाँ पर जो C की वैल्यू है, C इनमें से हम कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये C की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बात ये समझे, P1 इज़ 800 इंटू V1 0.015 ln V2/V1 0.03 डिवाइडेड बाई 0.015, है ना। सॉल्व करें, W क्लोज सिस्टम, आइसोथर्मल, आंसर रखें। आंसर इज 8.317 किलो जूल, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 8.32 किलो जूल। सो करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज ए। अच्छा, इसका आप अगर डायग्राम देखें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। PV एक्सपेंड कर रही हैं, गैसेस एक्सपेंड कर रही हैं 1 से लेकर के 2। पिस्टन की ये पोजीशन है, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, पिस्टन यहाँ पर है, ये गैसेस एक्सपेंड करेंगी। दिस इज़ कंडीशन 1। यहाँ से पिस्टन नई पोजीशन में यहाँ पहुँचेगा, दिस इज़ कंडीशन 2। 1 से लेकर के 2 तक जो एक्सपेंशन है दैट इज़ टेम्परेचर कांस्टेंट, और एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल एक्सपांशन। क्लियर है? सो प्लीज़ नोट डाउन। क्वेश्चन देखें, 2009 ने ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कंप्रेसर अंडरगोज अ रिवर्सिबल स्टेडी फ्लो प्रोसेस। कंप्रेसर ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम की इक्वेशन होती है, चलो बताते हैं। द गैस एट इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द कंप्रेसर इज designated at state 1 and 2 respectively. Potential and kinetic energy are to be ignored. The following notation are used. V is the specific volume, P is the pressure of the gas, the specific work required to be supplied to the compressor for this gas. कितना वर्क इनपुट आपको करना पड़ेगा ये आपको बताना है। तो सिंपल सा अगर हम बात करें तो क्लोज सिस्टम, W क्लोज सिस्टम, आप मतलब क्वेश्चन नंबर 20 भी देख सकते हैं। W क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए जो इक्वेशन है इंटीग्रेशन P डॉट dV है ना, और W ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम क्योंकि कंप्रेसर क्या है, एक ओपन सिस्टम है, इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन V डॉट dP होता है।
इसको स्पेसिफिक टर्म में लिखेंगे, ये होगा इन किलो जूल, और इसको स्पेसिफिक लिखेंगे dp इन किलो जूल पर kg। ओके, मैग्नीट्यूड आपको पूछा है ना, कि द स्पेसिफिक वर्क रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड टू द कंप्रेसर फॉर दिस, कंप्रेसर को चलाने के लिए कितना वर्क आपको करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क हो जाएगा इंटीग्रेशन v डॉट dp। सो करेक्ट आंसर इज बी, आंसर बी इज करेक्ट। पीडीबी नहीं होगा, ये क्लोज सिस्टम का है। अगर इसको आप आगे फर्दर सॉल्व भी करते हो तो लिमिट 1 से 2 लगाओगे, 1 से 2 लिमिट लगाते हो तो P2 माइनस P1 तो आ जाता है P1 माइनस P2। तो अगर देखो ना, इसको सॉल्व करो, इसको अगर आप सॉल्व भी करते हैं तो V इंटू P2 माइनस P1 होगा माइनस में, V इंटू माइनस में, या तो फिर प्लस करोगे तो V इंटू P1 बाई P2 आएगा। कोई भी आंसर फिट नहीं बैठ रहा है तो यही एक ऑप्शन आपके पास बनता है ना, मैग्नीट्यूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए ये भी 2009 में काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कॉमन डेटा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, अगला लिंक्ड क्वेश्चन है। द इनलेट एंड आउटलेट कंडीशन ऑफ स्टीम, इनलेट एंड आउटलेट कंडीशन ऑफ स्टीम ऑफ एन एडियाबेटिक स्टीम टरबाइन है ना, ये स्टीम टरबाइन है, स्टीम टरबाइन एडियाबेटिक है, इसलिए ये इंसुलेट कर दोगे आप इसको, हीट ट्रांसफर विल ज़ीरो, हीट ट्रांसफर ज़ीरो होगी। जैसे बोलते जाए वैसे करते जाओ। एज इंडिकेटेड इन द नोटेशन आर एज यूजुअल फॉलो। क्या है, आपको एंथैल्पी H1 दिया है, V1 दिया है, Z1 दिया है, P1 दिया है, H2 दिया है, V2 दिया है, Z2 दिया है, P2 दिया है। ये इनलेट और आउटलेट पे आपको प्रॉपर्टीज़ दे दी, ठीक है। इफ़ मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम थ्रू द टरबाइन इज 20 kg पर सेकेंड, आपको क्या दे दिया है, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम इक्वल्स टू 20 kg पर सेकेंड, 20 kg पर सेकेंड दे दिया, ठीक है। द पावर आउटपुट ऑफ द टरबाइन इन मेगावाट, पावर आउटपुट आपको फाइंड आउट करना है। आपको क्या, पावर आउटपुट, पावर ऑफ द टरबाइन, पावर ऑफ द टरबाइन आपको फाइंड आउट करना है। पावर ऑफ द टरबाइन इक्वल्स टू क्या होगा, पावर क्या होता है, वर्क, पावर होगा डेल W डिवाइडेड बाई डेल टाइम, मतलब D क्रॉस लगा दिया डिवाइडेड बाई D टाइम, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा दें, आपको पावर आउटपुट निकालना है। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है, मैं तो सिंपल लिखूंगा, आपको मास फ्लो रेट दिया है ना, और आपको पावर निकालना है, तो मैं लिख सकता हूँ हीट 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 माइनस वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। दिस इज इन किलो जूल, ये क्या है, किलो जूल, एंड दिस इज इन सेकेंड, तो किलो जूल पर सेकेंड इक्वल्स टू मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम इनटू चेंज इन एंथैल्पी H2 माइनस H1 प्लस C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000 प्लस mg Z2 माइनस Z1, है ना। जो दिया है वो वैल्यूज़ रखते चलो। आपको हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो इंसुलेटेड बोल दिया है, डेल Q ये आपको फाइंड आउट करना है, डेल W डिवाइडेड बाई डेल टाइम, मतलब पावर आपको फाइंड आउट करना है ना। मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम 20 kg पर सेकेंड आपको दिया है, 20 kg पर सेकेंड। चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी देखें H2 माइनस H1 2600, है ना, 2600 माइनस 3200 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द इनलेट और आउटलेट, आउटलेट पे वेलोसिटी कितनी है, दिस इज वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी यहाँ पे CV2, दिस इज V1, है ना। मैं हमेशा C से इसलिए डिनोट करता हूँ कि वॉल्यूम भी हम लेते हैं, वॉल्यूम को भी से डिनोट कर लेंगे। तो C2 इज 100 स्क्वायर माइनस 160 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000 प्लस m को यहाँ पे नहीं लेना है, g m को हमने बाहर ही ले लिया है,
जी की वैल्यू आपको 9.81 ही लेनी है, इंटू Z2 माइनस Z1, गलती नहीं कर देना, 6 माइनस 10, 10 माइनस 6 नहीं, 6 माइनस 10। देखिए एक कॉमन मिस्टेक हो जाती, डिवाइड बाई 1000 यहाँ भी करना ना भूले, है ना। अगर आप डिवाइड बाई 1000 नहीं करेंगे आंसर गलत आ जाएगा। माइनस डेल W डिवाइडेड बाई डेल टाइम इक्वल्स टू, आप इसको सॉल्व करें, आंसर जो आ रहा है -12156.78 किलो जूल, है ना। डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो आ जाएगा 12156 मेगा वाट, है ना। इसको डिवाइड बाई 1000 कर दे, 1 डिवाइड बाई 1000 कर दे, है ना, तो मेगावाट में आ जाएगा आंसर। ये नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा आंसर ना। इसमें सही आंसर क्या है 12.156, दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 12.157 मेगावाट, है ना। करेक्ट आंसर इज ए। एक और अच्छी बात मैं आपको इसमें बताता हूँ, ध्यान दो, क्या है कि अगर आप यहाँ पर 1000 से डिवाइड करना भूल जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 12.941। चेक करिए, यही है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तो 2010 तक के सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ओके, 2010 में आया नहीं, इससे रिलेवेंट न्यूमेरिकल जो टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं। ओके, नोट करिए। तो क्वेश्चन देखिए, उसी से जुड़ा हुआ है। क्या है, बिल्कुल सेम है, उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करा हुआ है और आपसे नई चीज़ पूछ ली। द इनलेट एंड आउटलेट कंडीशन ऑफ द स्टीम बिल्कुल सिमिलर है एज यूजुअल, जैसे पुराने क्वेश्चन में था। एज्यूम द अबाउट टर्बाइन टू बी पार्ट ऑफ सिंपल रैंकाइन साइकिल। सिंपल रैंकाइन साइकिल का पार्ट इसने बोल दिया, तो रैंकाइन साइकिल पहले बनाना पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। द डेंसिटी ऑफ वाटर एट द इनलेट टू द पंप इज 1000 kg per meter cube, ignoring kinetic and potential energy effects. The specific work in kilojoule per kg supplied to the pump. पंप को कितना वर्क आपको सप्लाई करना है उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। ठीक है, तो रैंकाइन साइकिल पहले बनाए, तो सब रैंकाइन साइकिल के 4 कंपोनेंट क्या होते हैं, पंप, बॉयलर, स्टीम टरबाइन, कंडेंसर। तो जल्दी से मैं बताता हूँ इससे रिलेवेंट चीज़। ठीक है, ये हो गया पंप, ये है स्टीम टरबाइन, जो पावर जनरेट करेगा, और कंडेंसर। ये क्या है, डब्ल्यू पंप, डब्ल्यू टरबाइन, है ना। देखिए आपको क्या पूछा है, डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना, आपको दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये तो हमें वैसे भी पता है, होता है ना। द डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, इग्नोरिंग काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। आपको प्रेशर दिया है यहाँ पर 3 मेगापास्कल एंड 70 किलो पास्कल, है ना। तो P1 जो प्रेशर दिया है पंप के इनलेट का प्रेशर है। टरबाइन पे जो प्रेशर है, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रेशर कहूँ तो इस पॉइंट पे ध्यान देना, क्या है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, पॉइंट 1 पे जो प्रेशर है दैट इज़ 3 मेगापास्कल, 3 मेगापास्कल। और इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो P1 इक्वल्स टू 3 मेगापास्कल इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये बन जाएगा किलो पास्कल। तो अल्टीमेटली हो जाएगा 3000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात को समझना क्या बोल रहा हूँ। आउटलेट पे जो पॉइंट पे प्रेशर होगा, पॉइंट 2 पे जो प्रेशर है दैट इज़ 70 किलो पास्कल, है ना। तो P2 जो आपको दिया है, P2 इज़ 70 किलो पास्कल, यानी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मुद्दे वाली बात समझना, पूरी साइकिल में अगर आप ध्यान दोगे तो टरबाइन में प्रेशर ड्रॉप होता है, टरबाइन में प्रेशर ड्रॉप होता है, और पंप में प्रेशर इंक्रीज होता है।
पंप प्रेशर इंक्रीज करता है। पंप के इनलेट पे यहाँ क्या है, वाटर, और आउटलेट पे यहाँ भी वाटर है ना, वाटर। ये वाटर यहाँ जाएगा, ये स्टीम बन जाएगा, है ना, स्टीम बन जाएगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो प्रेशर है वो सेम प्रेशर है। अगर मैं इसको 1 2 और ये 2 है तो ये भी पॉइंट 2 है, ये इसको 3 कह दिया तो ये भी 3, बाहर पे ये 4 तो ये भी 4। जैसे बीच में मैं यहाँ नहीं लिखता 4, है ना, यहाँ पे जैसे बीच में अगर लिखे तो 3 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, 3 से लेकर के 4 तक में प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन 4 से 1 तक में प्रेशर क्या है, सेम। तो मैं लिख सकता हूँ कि P4 इक्वल्स टू P1 इक्वल्स टू 3000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मुद्दे वाली बात। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहने का है कि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है और यहाँ पर भी प्रेशर कांस्टेंट है। चेंबर के अंदर कंडेंसर, दिस इज कंडेंसर, कंडेंसर, है ना, मुद्दे वाली बात आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से भी आपको क्या कंक्लूजन मिला है कि 2 से लेकर के 3 तक प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं कि P3 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू 70 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। इनको अंडरलाइन करेंगे, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो पंप के इनलेट और आउटलेट पे अगर हम देखें तो पंप के इनलेट पे प्रेशर और आउटलेट पे प्रेशर, ये पंप के इनलेट पे प्रेशर कितना है, 70 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पंप के आउटलेट पे प्रेशर कितना है, 3000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ओपन सिस्टम वर्क लगाएं, W ओपन सिस्टम इक्वल्स टू इंट्रीगेशन माइनस इंट्रीगेशन V डॉट डी, है ना, V डॉट डी। किस में निकालने के लिए कहा है, किलो जूल पर केजी। अगर ये कैपिटल होगा, कैपिटल कर दोगे तो जो आंसर आएगा दिस इज इन किलो जूल। तो माइनस इंट्रीगेशन V डॉट डी अगर हम करेंगे तो जो आंसर आएगा ये आएगा किलो जूल पर केजी, है ना। क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ पे लिखता हूँ, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम पर यूनिट मास, ये होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास, मीटर क्यूब, और ये है केजी। ध्यान देना, डेंसिटी भी क्या है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो इसका मतलब डेंसिटी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई वॉल्यूम पर यूनिट मास अगर मैं कर दूं तो मुझे मिल जाता है 1 डिवाइड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्लियर है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज वॉल्यूम पर यूनिट मास, डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो 1 डिवाइड बाई वॉल्यूम पर यूनिट मास अगर मैं करता हूँ, इसको घुमा करके नीचे ले आया टर्न करके, तो इसको मैं बोल सकता हूँ स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो मुझे यहाँ से पता लगा कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई डेंसिटी। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, है ना। इसको मैं लगा दूंगा कहाँ से, 3 से लेकर के 4 तक। तो क्या लगाऊंगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू P4 माइनस P3, गलत तो नहीं है ना। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपको लगाना है, साइन को नेग्लेक्ट करना है क्योंकि वर्क आपको निकालना है खाली। यहाँ पर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो लिख सकता हूँ W ओपन सिस्टम इक्वल्स टू, ये वैल्यू यहाँ रख दें, तो 1 डिवाइड बाई डेंसिटी इंटू P4 माइनस P3। आंसर लाएँ, W ओपन सिस्टम पंप इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1000, यहाँ पर 3000 माइनस 70। सॉल्व करिए, आंसर आपको मिल जाएगा W पंप वर्क, वो भी स्पेसिफिक होगा तो हम छोटा साइन लगाने लग जाते हैं। क्लियर है, यहाँ से ये पोर्शन अलग था, है ना। सॉल्व करिए, आंसर ले आइए। आंसर इज 2.93 किलो जूल पर केजी। आंसर में गलती नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ आपको ये ढंग से क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने 2010 का क्वेश्चन नहीं है, 2011 में डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2010 में क्वेश्चन नहीं आया। तो यहाँ तक हमारा स्पेसिफिक टॉपिक्स में बेसिक्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का 2010 तक के सारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट
नेक्स्ट लेक्चर में हम 2011 टू 2021 तक के सारे क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा वीडियो लेंदी इसलिए भी हो जाता है, मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना, मेरा काम ये नहीं है कि मैं फटाफट इसको सॉल्व करके ख़त्म करा दूँ। मेरा पर्पज़ है कि आपको ईज़िली हर चीज़ मतलब इजीली समझ में आना चाहिए, उसके लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा। वैसे भी पर क्वेश्चन का अगर टाइम देखें तो 65 क्वेश्चन होते हैं, 180 मिनट्स होते हैं आपके पास एग्ज़ाम में, तो ऑलमोस्ट 3 मिनट 1 क्वेश्चन का होता है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो और ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ, मैं खुद तो कर नहीं रहा हूँ अपने लिए, आपके लिए कर रहा हूँ, तो टाइम एटलीस्ट 2.5 टाइम्स या 3 टाइम्स आपको मेरे को लगाना ही पड़ेगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये बात क्लियर सी है, तो आप मान करके चलिए, इसीलिए 3 गुना टाइम लगता है। ओके, सो प्लीज़ नोट डाउन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 2011 से लेकर के 2021 तक के थर्मोडायनेमिक्स के स्पेसिफिक टॉपिक के क्वेश्चंस, ओके, सॉल्यूशंस। सो प्लीज़ नोट डाउन स्टूडेंट। एक और चीज़ आप मेरे साथ शेयर करें कि जब भी आप ये वीडियो देखें, ये वीडियो के लास्ट में आप मेरे को कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, कंटेंट कैसा था, एक्सप्लेनेशन कैसा था, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई, इसको कम करना है या प्रॉपर है। अगर आपको वीडियो मतलब अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो, कंटेंट अच्छा नहीं है, तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कमेंट ज़रूर करें। ओके, सो प्लीज़ नोट डाउन स्टूडेंट्स।